नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूँ स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी में। और आज हम बात करने जा रहे हैं बंगाल को लेकर। बंगाल में दरअसल चल क्या रहा है? बंगाल में दरअसल कहा जाए तो एसआईआर को लेकर बात चल रही थी, और बंगाल में कहा जा रहा था कि ममता बननाई हुई, और आजकल ये भी खबर है कि ममता भी चाहती है कि बांग्लादेशी चले जाए, क्योंकि जब एसआईआर में उनका नाम ही नहीं रहेगा, वोट वो दे ही नहीं पाएंगे, तो वहां वो रहकर दरअसल करेंगे क्या? इसके पीछे का गणित, और कहा जाता है कि अमित शाह ने जो बंगाल को लेकर सोचा है, जरा उस पर बात करते हैं। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट विनोद कुमार शुक्ला जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद श्रीकांत जी। बंगाल में क्या चल रहा है विनोद जी? बंगाल को तो आप बहुत बेहतर तरीके से देख समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आर्टिकल आपके आ रहे हैं, वीडियोस भी हैं। तो बंगाल क्या कह रहा है विनोद सर? देखिए श्रीकांत जी, बंगाल जो है वो एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के तहत वहां पर चुनाव होते रहे हैं, और उस स्ट्रेटजी का हिस्सा था कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को अलाउ किया जाए, उनको उनके डॉक्यूमेंट्स बनाए जाएं और उनको धीरे धीरे वोटर लिस्ट में शामिल कराया जाए। और ये किसी बीजेपी या किसी उसका आरोप नहीं है। आप पूरे देश में देखिएगा, घुसपैठिए भरे पड़े हैं। बंगाल में इसको सुविधा दिया जाता है, और अधीर रंजन चौधरी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है ममता बनर्जी और टीएमसी का नाम लेकर के कि उन्होंने लगभग 40 से 50 लाख जो है वो मतदाता बनाए हैं। अब 40 से 50 लाख मतदाता अगर उन्होंने बनाए हैं, तो आप जोड़ लीजिए कि ये जो 40 से 50 लाख लोग हैं, तो अगर ये इनको कपल्स में या जोड़ों में बदल लीजिए, तो ये लगभग 20 लाख के आसपास हो गए हैं। और अगर पूरा परिवार बना लेंगे तो ये क्या इनका नंबर होगा, आप समझ लीजिए। और ये केवल पश्चिम बंगाल का हाल है, ये पूरे देश में किस तरह से फैले हुए हैं। खैर, अब पूरे देश पर फिर कभी चर्चा करेंगे, आज पश्चिम बंगाल पर सीमित रहते हैं। तो ये जो लोग हैं, अब इनको जब एसआईआर हो रहा है, तो इनको अपने 2002 के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो इसमें दो तरह की चीजें हो रही हैं। पहला ये कि जो लोग अपना डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, उनके पास चारा क्या है? तो वो चारा ये है कि वो भागें। और वो भाग रहे हैं। तो आप और हमारे पास तक जो ये खबर आ रही है, शुरुआत के दिनों में ये था कि बॉर्डर पर एक दिन में 100 से 200 लोग पहुंचते थे। आज की खबर ये है कि वो संख्या 1000 से 2000 तक पहुंच गई है। ये लीगल तरीके से जाने वालों की संख्या है। और जो इल्लीगल तरीके से भाग रहे हैं मतलब जैसे आए थे वैसे भाग रहे हैं, मतलब नदी के सहारे, खेत पार करके, वो उनकी संख्या भी बड़ी मात्रा में है। तो अगर ये जो वोटर्स हैं, ये वोटर्स ही चले जाएंगे, तो ममता बनर्जी का वोट बैंक ही नहीं बचेगा, तो इनकी उपयोगिता खत्म हो गई। एक इसमें जो महत्वपूर्ण बात है जिसको लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, वो समझ लेना चाहिए। 2025 में एनडीए सरकार ने एक बिल पास किया था, फॉरेनर्स इमिग्रेशन और करके 2005। मुझे एग्जैक्ट नाम ध्यान नहीं आ रहा है, 1 मिनट में बताता हूँ आपको। वो कीजिए। ऑर्डर इमिग्रेशन एक्ट था। हाँ, फॉरेनर्स इमिग्रेशन एक्ट, एग्जैक्ट मैं नाम बताना चाह रहा था, तो वो है। तो उसमें उसमें प्रोविजंस ये हैं कि आपको जो भी इस तरह का व्यक्ति पकड़ा जाएगा, उसको अगर उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हुए और इलीगल तरीके से आया है, तो उसको 7 साल की सजा हो सकती है और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो एसआईआर में इस तरह के लोगों के पकड़े जाने की संभावना बहुत है। ये एक बड़ा डर है, ये एक बड़ा डर है जिसको जिसको समझ लेना चाहिए। और ये जो किया गया है, ये सरकार ने किया है 2025 में। ऐसा ये 1 सितंबर से लागू हुआ है, 1 सितंबर 2025 से लागू हुआ है। और एसआईआर हो रहा है, तो जो लोग पकड़े जाएंगे वो जेल जाएंगे। और जेल जाएंगे कितने लोगों को ममता बनर्जी सरकार या कोई दूसरी सरकार कानूनी मदद उपलब्ध करा पाएगी, ये बड़ा मुश्किल होगा। और सरकार जिस तरह से चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे कोई भी हो, जिस तरह की बात कर रहा है कि एक एक घुसपैठियों को चुन चुन करके भेजा जाएगा, तो ये
कमिटमेंट भी दिख रहा है। एसआईआर के माध्यम से पहले लेवल का जो छटनी है वो कर दिया जाएगा। तो मिनी ये एक एनआरसी, जी मिनी एनआरसी है, कहा जा रहा है हाँ, मिनी आप एनआरसी है। बिल्कुल आप कह लीजिए मिनी एनआरसी है। तो मैं तो उसमें एक बात ये कहूंगा कि जो लोग जा रहे हैं उनको लीगल कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उनको तो ऐसे ही अलाउ करना चाहिए। अब बीएसएफ को बहुत सारा टेक्निकल शायद डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है जो लोग जा रहे हैं, लेकिन जो इस बहाने भाग जाएं, बांग्लादेशी घुसपैठिए जो यहाँ पर हैं, जो जैसे आए थे वैसे चले जाएं, उतना ही बेहतर है। लेकिन ये एक संकट है ममता बनर्जी के लिए, उनके वोट बैंक के लिए। और मुझे लगता है कि अगर ऐसी ऐसी स्थिति रही तो पश्चिम बंगाल की जनसंख्या में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। आप ऐसे सोचिए कि जब 69 लाख लोग बिहार में कम हुए वोटर, और अभी एक और जो महत्वपूर्ण बात है आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो यूए मतलब आधार का जो आधार बनाने वाली संस्था है उसका, और चुनाव जो कंडक्ट कराते हैं, जो सीईओ होता है चुनाव आयोग का प्रदेश का, उसकी जो बैठक हुई थी, उस बैठक में उनको ये बताया गया कि 35 लाख लोग मृत हैं जिनका आधार है और उनके आधार को डीएक्टिवेट कर दिया गया है। तब वो 35 लाख तो सीधे तौर पर निकल जाएंगे ना, 34-35 लाख का नंबर, सीधे 35 लाख को वोटर नहीं या जो भी बेनिफिट्स हैं, चाहे वो और कोई बेनिफिट मिलता रहा हो, चाहे वोटर लिस्ट में रहे तो नहीं, तो ये 35 लाख तो आप वो संख्या है जहां से आप शुरू कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आपका जो प्रश्न था, ममता बनर्जी का डर लाजमी है। तो उनको जो गलत वोट बैंक के आधार पर वो पिछले जो है पिछला कितना चुनाव जीतती रही हैं, यही अपने आप में एक बड़ा वो है। और दूसरों पर आरोप लगाने से पहले तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियों को सोचना चाहिए कि वो खुद किस तरह से चुनाव जीतती रही हैं। और आप देखिए उनकी जो उनका फ्रस्ट्रेशन या उनकी पार्टी के लोगों का डर ये है कि हुमायूं कबीर ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो उनकी मुर्शिदाबाद में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पर उन्होंने बाबरी मस्जिद का शिलान्यास रखने की घोषणा की है, जिसमें 400 उलेमा और पॉलिटिकल लीडर्स, जिसमें अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी भी, और फुरफुरा शरीफ का जो भड़काऊ नेता है, वो सारे लोग आने वाले हैं 6 तारीख को। तो चुनाव के पहले इस तरह की बात, इस तरह की चीज वो है, मतलब मुझे लगता है राम मंदिर की स्थापना किए ही कितने दिन हो गए, और 92 में जो बाबरी ढांचा जो था, जो विवादित ढांचा था, वो गिरा था। तो आज उनको इस बात की सुध आ रही है, याद आ रही है कि पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में क्यों बाबरी मस्जिद बननी चाहिए, ये इसी बात का है ये कि उनके वोट खिसक रहे हैं। अदीला मस्जिद को लेकर भी था, जब यूसुफ पठान वहां खड़े थे, उन्होंने कहा कि देखिए मुगल आर्किटेक्ट कितने बेहतर है, और मुगल मुगल आर्किटेक्ट्स ने क्या बेहतर नक्काशी की है। लेकिन उसी फोटो को अगर आप जूम करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो जो पीछे मस्जिद का जो एक तरीके से वॉल है, और वहां पर किस तरीके से भगवान गणेश और हिंदू देवी देवताओं के चित्र हैं। तो ये मुगल आर्किटेक्ट जो मस्जिदों पर भगवान यानी कि हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाता है, वो भी अलग है। खैर बहरहाल इसमें एक दूसरा प्रश्न भी आता है। एक तरफ ऐसा यार जो है बांग्लादेशियों म्यांमारियों को मार के भगा रहा है, एक तरीके से मिनी एनआरसी, दूसरी तरीके से देखा जाए तो मथुआ समुदाय को वोटिंग राइट्स देने के लिए, भारतीय नागरिकता देने के लिए जो जगह जगह पर सीएए वाला कैंप लग रहा है विनोद जी, तो क्या ये एक और स्ट्रेटेजी बीजेपी की है जिससे आप सीधे तौर पर बंगाल में होता हुआ देख रहे हैं कि इधर माइनस करो इधर प्लस करो, ये क्या इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए श्रीकांत जी, ये मतुआ संप्रदाय को भड़काने की कोशिश भी की जा रही है। ये आपकी बात सही है कि मतुआ संप्रदाय के लोगों को सीए ये प्रक्रिया तभी से शुरू हो गई थी जब सीएए को नोटिफाई किया गया था, उसके नियम लागू किए गए थे।
अब इस बीच जो है वो एक ये खबर भी फैलाई जा रही है। आज एक तथाकथित सेक्युलर अखबार की बड़ी न्यूज थी। उसमें ये बताने की कोशिश की गई थी कि किस तरह से जो है मोदी सरकार या जो ये है वो इस एसआईआर के माध्यम से मतुआ लोगों को टारगेट कर रहे हैं। मैंने सुबह ट्वीट भी किया था कि ये खबर है या एडवर्टोरियल है या इसके इस बहाने जिस एडिटर ने इस खबर को स्वीकृति दी है छापने के लिए, उसको टीएमसी से राज्यसभा चाहिए। मैं ऐसे यही यही बातों से लेकर के ट्वीट किया था। तो एक खबर चलाने की कोशिश की जा रही है कि ममता बनर्जी की तरफ से पूरा जो अभिषेक बनर्जी का पूरा मीडिया को लेकर के उनका एक ग्रुप है। दरअसल श्रीकांत जी, हुआ ये है कि जो मेरे पास जानकारी आई है उसके तहत ये जो बांग्लादेशी भाग रहे हैं, इसके छोटे छोटे वीडियोस जो हैं वो इतने ज्यादा फ्लड हो गए हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप जो टीएमसी का पूरा पश्चिम बंगाल का इकोसिस्टम है वहां पर, कि खलबली सी मची हुई है वहां पर। और इस बात को लेकर के चिंतित हैं, मतलब दो के दोनों लोग, मैं अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी दोनों की बात कर रहा हूं, तो उनके पास ये सूचनाएं आ रही हैं। जब इतनी ज्यादा सूचनाएं आ रही हैं, मैंने जैसा बताया कि जो बॉर्डर के थ्रू जा रहे हैं, जो पॉइंट्स है, चेक पॉइंट्स है वहां से, उसके अलावा बहुत सारी जगहों पे, तो इस घबराहट के कारण ये खबर बताई गई कि इसका असर जो है वो मतुआ संप्रदाय पर भी होगा। और मतुआ संप्रदाय एक एस्टिमेट जो है वो ये है कि लगभग जो तृणमूल का कहना है कि 17% के आसपास है पश्चिम बंगाल में, मतुआ संप्रदाय का अपना जो एस्टिमेशन है कि वो लगभग 20% है पश्चिम बंगाल की जनसंख्या के हिसाब से। तो उनके बीच में कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश की जा रही है, और मतुआ संप्रदाय पिछले कुछ समय से बीजेपी को वोट कर रही है। ये कंफ्यूजन पिछले चुनाव में फैला था, जिसके कारण मतुआ संप्रदाय का वोट कुछ तृणमूल कांग्रेस के पास वापस गया था। लेकिन कुल मिलाकर के उनको भी अब ये बात समझ में आ रही है कि ये उनके भले के लिए कुछ नहीं हो रहा है, ये उन घुसपैठियों के लिए हो रहा है जो हिंदू नहीं है, तो गैर हिंदू हैं। उनके लिए सीए में कोई प्रोविजन नहीं है, नॉन हिंदूज के लिए सीए में कोई प्रोविजन नहीं है। तो ये स्थिति है, और इसी कारण जो भागने वाले हैं वो वही हैं। और ममता बनर्जी का चिंता भी उन्हीं के लिए, मतुआ संप्रदाय के लिए किसी तरह से वो चिंतित नहीं है। अगर वो चिंतित होती तो वो पहले से उनकी चिंता दिखती, वैसी वैसी चिंता नहीं दिख रही है। लेकिन उनको सीए के तहत नागरिकता मिल जाएगी, और उसके अलावा वो पहले से ही नागरिक बहुत सारे हैं। तो कुल मिलाकर के ऐसी ही स्थिति नजर आ रही है। लेकिन परसेप्शन बनाने की जरूर कोशिश करती हैं, और इस मामले में ममता बनर्जी को आप मतलब आप इस तरह से नहीं ले सकते हैं कि उनको राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं, मतलब उनको हल्के में जो कहा जाता है, आप उनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। अंडर एस्टिमेट इसलिए नहीं कर सकते हैं कि जिस तरह का कंफ्यूजन फैलाने की उनकी मास्टरी है, उसमें बीजेपी को उन्होंने 2 बार पटकनी दी है। एक बार जब वो उन्होंने ये प्रोपेगेंडा फैलाया था कि उनको पीटा गया है, और वो व्हील चेयर पर आखिरी 2-3 दिन प्रचार कर रही थी, उसने खेल पलटा था। जो खेला होबे और खेला उन्होंने कर दिया था। उसके बाद जिस तरह से उन्होंने बंगला सेंटिमेंट इन्वोक किया था, बंगला सेंटिमेंट को उभारा था। अब आपने चूंकि नाम लिया है यूसुफ पठान का, तो बंगला सेंटिमेंट के नाम पर उन्होंने यूसुफ पठान को गुजरात से इंपोर्ट किया था, या मुस्लिम के नाम पर इंपोर्ट किया था। ये जो है बंगाल की जनता समझे जाने। मैं बंगाल की जनता को ये नहीं कहूंगा कि उनको चीजों की समझ नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को चुनाव गुजराती प्रधानमंत्री के खिलाफ एक गुजराती को खड़ा करना पड़ा।
और ये पश्चिम बंगाल की जनता को समझ में आया कि नहीं आया, ये पश्चिम बंगाल की जनता समझा कि वो गुजराती के साथ है या मथुआ के साथ है। मथुआ के साथ और क्या वाकई पश्चिम बंगाल में होने जा रहा है। और अगर इस वीडियो को आप अंत तक देख रहे हैं तो आप लोगों से ये अनुरोध है कि वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें। और विनोद जी का खुद का एक यूट्यूब चैनल है, मैं आप लोगों से ये आशा करता हूँ कि आप जरूर जाके विनोद जी के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। विनोद जी जरा एक बार उसका नाम ओपिनियन अड्डा है, मुझे जहां तक हाँ, याद है। ओपिनियन अड्डा, ओपिनियन ओपिनियन अड्डा है और ये विनोद जी का यूट्यूब चैनल है, वहां पर जरूर जाए, दस्तक जी और विनोद जी जो अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं उस पर भी उनकी राय को सुनिए। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, करेंगे राष्ट्रीय में एक और चर्चा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, जय श्री राम। वंदे मातरम, राम राम।